2017 के बाद से कुछ ऐसे माफियाओं पे विशेष कार्रवाइयाँ की। ऐसे अपराधी जो प्रॉपर गवाही न होने के कारण, चाहे कानून इत्यादि में लूप होल देख के कन्विक्शन से बच रहे थे, तो हम लोगों ने पिछले एक साल में लगभग 65,000 ऐसे कन्विक्शन कराए हैं। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि योगी सरकार में है। इतना अपराधों पर नियंत्रण पूर्व में उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं देखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 7-8 सालों में पुलिस को काफ़ी फ्रीडम मिली है और फ्रीडम सेंस में मिली कि कानून के मुताबिक काम कर सके। माफिया अपराधी हो गए पीठ, सुरक्षा को सानी, रोजगार का अब बना है प्रतीक। एक दौर था उत्तर प्रदेश में माफिया अपना अलग राज चलाते थे, लेकिन एक दौर यह भी है कि यूपी से माफिया का सफाया हो चुका है। कैसे माफिया के चंगुल में जकड़ा उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है, कैसे एक संकल्प ने उत्तर प्रदेश में क्राइम के खिलाफ कानून की एक ऐसी आंधी चलाई कि जुर्म के बरगद बन चुके बड़े बड़े माफिया एक ही झटके में उखड़ गए। आज दिखाएंगे 2024 की डायरी, कहानी माफिया मुक्त यूपी की। मुंबई साल 1997। माया नगरी कहे जाने वाला मशहूर शहर अब नए नाम से जाना जाने लगा था। हालांकि बंबई को मुंबई बने 2 साल हो गए थे, लेकिन इस शहर की तासीर अभी तक वैसी ही थी। सड़कों पर गैंगवॉर, एक्सटॉर्शन, तस्करी, भाईगिरी। यह शहर अभी भी क्राइम के उस मकड़जाल में पूरी तरह से जकड़ा था, जिसे पिछले 30 साल में धीरे धीरे करके अलग अलग डॉन्स ने बुना था। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरद राजन जैसे बड़े मगरमच्छ तो इस जाल को बुनने के जिम्मेदार थे ही। इसके बाद दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन, अरुण गवली समेत कई डॉन पूरे मुंबई पर अपना राज चलाने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई की काया पलट कर दी। अगस्त 1997 को लोखंडवाला के एक शिव मंदिर के बाहर म्यूजिक इंडस्ट्री के नामी चेहरे गुलशन कुमार को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मर्डर ने न सिर्फ पूरी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे मुंबई में भूचाल ला दिया। साफ था कि यह अंडरवर्ल्ड का काम है, तो सफाई शुरू हो गई। 2 साल के अंदर ही मुंबई में ऐसा ताबड़तोड़ और ऑर्गेनाइज्ड पुलिस एक्शन हुआ कि अंडरवर्ल्ड के पैर उखड़ने शुरू हो गए। ताबड़तोड़ एनकाउंटर, सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर आर्थिक अपराधों पर शिकंजा और एक एक कर डॉन्स के गैंग का सफाया। कुछ ही साल के अंदर मुंबई साफ हो गया। जो कुछ 90 के दशक में मुंबई में हुआ, वैसा ही कुछ 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दिखा।
माफिया पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन कि एक एक कर यूपी में जड़े जमाए बैठे माफिया या तो सलाखों के पीछे दिखे या फिर हम लोगों ने पिछले एक साल में लगभग 65,000 ऐसे कन्विक्शन कराए हैं और जिसमें से करीब 48 लाइफ मृत्युदंड भी है और 5,000 से अधिक लाइफ कन्विक्शंस हैं। तो अगर किसी को कन्विक्शन कानून के तहत मिलता है तो इसका काफ़ी एक अच्छा समाज में संदेश जाता है और लीगल प्रक्रिया के तहत पूरी चीज़ों को देखते हुए माननीय सक्षम न्यायालय कन्विक्शंस देती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे माफिया जो 30-30 साल 40-40 साल से कन्विक्शन जिनको नहीं हो रहा था किसी कारणों से, तो हमने वैसे विटनेसेस को भी प्रोटेक्ट किया और उसके बाद से हमने उसकी गवाही कराई, पुलिस वालों की भी गवाही कराई और हम लोग अब जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें ICGS 2 जैसे ही लागू होगा तो हम सभी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ई-साक्ष्य के माध्यम से चीज़ों को कराएंगे। तो टेक्नोलॉजी को नए कानून में जो एक ये चीज़ें बनाई गई हैं कि हम त्वरित न्याय देने की जो वो है उसमें टेक्नोलॉजी का जो समावेश है हम उसको और बढ़ाएंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद यूपी में पुलिस ऑपरेशंस का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके बाद एक एक करके सभी माफिया खत्म होते चले गए और 2024 पहुंचते पहुंचते योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे महज 7 साल के अंदर एक एक कर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया का सफाया हो गया? आखिर वो क्या रणनीति थी जिसने यूपी में फैले माफिया के मकड़जाल को उधेड़ कर फेंक दिया? माफिया अपराधी हो गए पीठ, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। आखिर वो कौन सा संकल्प था जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करने का बीड़ा उठाया भी और पूरा भी किया? कड़ी दर कड़ी आपको दिखाएंगे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। माफिया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्लियर कर दिया था उन्होंने। जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रभावी कानूनी कार्रवाई और ताबड़तोड़ एक्शन, एक एक करके उत्तर प्रदेश से बड़े माफिया को साफ कर दिया गया। आखिर कैसे सीएम योगी ने अपराध के खिलाफ इस जंग की रणनीति तैयार की और कैसे यूपी से योगी ने साफ किया माफिया राज, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी फेरबदल हुआ। 5 साल के समाजवादी पार्टी सरकार का शासन खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। प्रदेश में शासन बदला तो प्रशासन में भी बड़े बदलाव हुए। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी ने शपथ ली। सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही आमूलचूल परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया और जिन मुद्दों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा था उनमें कानून व्यवस्था सबसे ऊपर थी।
सीएम योगी ने न सिर्फ पुलिस और प्रशासन को माफिया और गुंडों पर एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया, बल्कि साफ कर दिया कि गुंडई और माफियागिरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। पुलिस को फंड्स भी मिल रहे हैं। करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती योगी गवर्नमेंट में की गई है, जिससे जो बहुत भारी संख्या में रिक्तियां थी उनकी पूर्ति हुई है। इससे भी पुलिस मजबूत हुई है। माफियाओं में इस समय बौखलाहट है। माफिया इस समय कहीं सिर उठाकर नहीं घूम रहे हैं। दर्जनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उनके द्वारा जो कब्जा की गई जमीनें हैं वो छुड़ाई जा रही हैं। जो शत्रु संपत्ति पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर मतलब, और जो सरकारी जमीनों पर कब्जे थे वो छुड़वाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है। बहुत इस समय सख्त कार्रवाई माफिया के खिलाफ हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत अच्छी करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी, सीएम योगी ने सबसे पहले उसी पर फोकस किया। सीएम योगी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत करना शुरू किया, बल्कि तकनीक के लिहाज से भी बड़े बदलाव किए गए। सीएम योगी का मिशन साफ था, माफिया का खात्मा और पुलिस की छवि को आम जनता के बीच मददगार के तौर पर पहचान दिलाना। भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। पुलिस को मजबूत किया, बड़े पैमाने पर भर्ती, जीरो टॉलरेंस की नीति, पुलिस को टेक्निकल ट्रेनिंग, पुलिस में पारदर्शी भर्ती। योगी आदित्यनाथ की इस नीति ने असर दिखाना शुरू किया और यूपी में रिजल्ट भी आने शुरू हुए। माफिया की लिस्ट तैयार हुई और लंबे वक्त से कानून के हाथों से बचकर बैठे माफिया कानून के हथौड़े की जद में आने शुरू हुए। सबसे पहले एक्शन हुआ मुख्तार अंसारी पर। ये माफिया को फिर से कभी मत आने देना। माफिया प्रवृत्ति को कभी मत पनपने देना। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा। देश के भविष्य में सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये माफिया, चाहे वह ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया, इस माफिया को कतई बर्दाश्त मत होने करिए। लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में सेफ हाउस बनाकर बैठा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार के केसों को खोला और प्राथमिकता पर रखकर उसे उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए कमर कस ली। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चली और आखिरकार मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाया गया और एक आम कैदी की तरह ही बांदा की जिला जेल पहुंचा दिया गया। ये बस एक शुरुआत भर थी।
माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार के महायुद्ध की। माफिया अपराधी हो गए पीठ, सुरक्षा को साली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। यूपी पुलिस का एक्शन प्लान, माफिया की लिस्ट बनाकर शिकंजा, ताबड़तोड़ एनकाउंटर का असर दिखा, अदालत में अपराधियों के खिलाफ मजबूत पैरवी। जो पहले माफियों का दबदबा था, माफियों का आतंक था, कभी कहीं किसी ज़मीन कब्जा कर लो, किसी का मर्डर कर दीजिए, किडनैपिंग कर लीजिए, धन उगाही करिए, सारे सिस्टम पर कब्जा कर लीजिए। तो इसमें काफ़ी इफेक्टिव काम हुआ और इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टम के तहत काम किए गए हैं। और उसमें जो देखने में आया है कि जितने माफिया थे, उनके जो इकोनॉमिक सिस्टम थे, उनके सोर्स ऑफ इनकम थे, उन पर अटैक हुए। सोर्स ऑफ इनकम जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम थे उनके, वो सारे बंद हुए। जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित करी क्राइम करके, उनको सरकार ने, शासन ने, पुलिस ने जब्त किया है। और जो इलीगल निर्माण थे, अवैध निर्माण थे, विभिन्न कानूनों का जो उल्लंघन करके बनाए गए थे, उनको काफी डिमोलिशन हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की रणनीति साफ हो चुकी थी। माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई, आर्थिक अपराधों पर शिकंजा और गुंडा गैंग्स का संपूर्ण सफाया। इसी रणनीति के तहत मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया जो राजनीति तक में अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुके थे, उनके खिलाफ मजबूत कानूनी पैरवी कर सजा दिलाने की मुहिम शुरू की गई। मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया गया, तो वहीं अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर एक एक कर प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा। चिन्हित कर गुर्गों का सफाया शुरू हुआ और माफिया गैंग्स में हड़कंप मचना शुरू हो गया। इस दौरान अदालतों में मजबूत पैरवी के जरिए माफियाओं को सजा दिलाने के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ और माफिया के जो गैंग्स थे उन पर शिकंजा मजबूती से कसता चला गया। यही नहीं, अपराध और अवैध कारोबार से जुटाई गई संपत्तियां गिराई गईं या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको जब्त भी किया गया। हालांकि इस दौरान इन कार्रवाइयों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां आईं, लेकिन माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं होने पाई। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ माफिया को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, बल्कि प्रभावी कानूनी पैरवी के जरिए सजा भी दिलाई गई। जो माफिया दशकों तक खौफ की वजह बने रहे, एक एक करके उनके गैंग की कमर तोड़ी गई। विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, संजीव जीवा, अनिल दुजाना, फेहरिस्त काफी लंबी है। यूपी में माफिया पर कितने बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल के अंदर माफिया की 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में मिलिए। योगी के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बीड़ा उठा चुकी थी और एक एक कर माफिया पर एक्शन शुरू हो गया। एक ऐसा माहौल बना है, अब कहीं ये देखने को नहीं आता है कि कोई माफिया एक्टिव है। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ एक जो नया डेवलपमेंट हुआ जो पहले नहीं था, कि माफिया कानून पर भारी पड़ते थे। इनके खिलाफ ना कोई गवाही देता था, ना इनके कोई ट्रायल कभी पूरे हो पाते थे। अब हम देख रहे हैं, आप सब लोग आजकल पेपर हम सब पढ़ के देखते हैं कि आए दिन विभिन्न माफियाओं के केसों में जजमेंट आ रहे हैं, इनके कन्विक्शंस हो रहे हैं, लोगों में एक डर का माहौल खत्म हुआ है, लोग जाके इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं।
तो जब ऐसा माहौल बनता है तो फिर कहीं माफिया एक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये जो ओवरऑल पॉलिसी जो काम हुआ है और ये सारे जो विभागों ने मिलकर काम इस पर किया है और इनका तो इस पर बहुत अच्छा सफलता मिली है और इसमें कहीं भी कोई माफिया गतिविधि कोई देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत अच्छी इस पर काम हुआ है। मुख्तार अंसारी, पंजाब जेल से लाकर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा गया था। जिन केसों में मुख्तार अंसारी आरोपी था उनमें मजबूत पैरवी की गई और एक एक कर मुख्तार गैंग के गुर्गों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाने लगा। मुख्तार अंसारी पर 65 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें महज 1.5 साल के अंदर उसे 7 में सजा भी हुई। यूपी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई का ही यह असर था कि कई दशक तक अपराध की जड़ें जमाकर बैठा माफिया खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। मुख्तार अंसारी के करीब 300 गुर्गों पर 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। उसका अवैध आर्थिक साम्राज्य भी यूपी पुलिस ने एजेंसियों के साथ मिलकर उखाड़ फेंका। आखिरकार इस सब के बीच मुख्तार अंसारी की लंबी बीमारी के बाद जेल में मौत हो गई। इसे लेकर भी उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हुई, लेकिन योगी सरकार अपने प्रण से बिल्कुल नहीं डिगी। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो ना जाए फिर कुछ और। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। अतीक अहमद, प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया में से एक अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस हत्याकांड में शामिल अतीक और उसके भाई अशरफ पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से रिमांड पर यूपी लाया गया। रिमांड में यूपी एसआईटी पूछताछ कर रही थी। नियम के मुताबिक हर रोज दोनों का मेडिकल भी होता था। 15 अप्रैल 2023 की रात भी मेडिकल कराने के लिए पुलिस की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची थी। यहां पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। अतीक और अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों माफिया भाई गैंग वॉर की भेंट चढ़ गए। तो वहीं उमेश पाल मर्डर के बाकी आरोपियों को भी चुन चुन कर कानून के शिकंजे में लाया गया। माफिया की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल प्रदेश में टूट चुकी है। जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था, संगठित अपराध, इस समय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध करीब करीब 0 है। कोई एनकाउंटर पॉलिसी नहीं होती है। सिर्फ ये होता है कि दबाव पुलिस का बनता है जब अपराधियों के ऊपर, जब अपराधियों का पीछा किया जाता है, अपराधियों के घरों में घुसकर जब दबिश दी जाती है, या जब अपराधी अपराध करके फरार हो रहे होते हैं, जब घेराबंदी की जाती है तो गोली चलती है। उसमें कभी कभी पुलिस को सफलता मिलती है। हाल के दिनों में अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं। एनकाउंटर पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि कोई घोषित पॉलिसी है कि एनकाउंटर पॉलिसी है। हर सरकार में एनकाउंटर्स हुए हैं। मैं 79 से प्रदेश में हूं। हर सरकार में हर वर्ष दर्जनों की संख्या में एनकाउंटर हुए। विकास दुबे 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई। इसी बीच विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए।
विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हो गए। पुलिस ने विकास के 3 सहयोगियों का एक के बाद एक एनकाउंटर किया। इसके बाद विकास दुबे को 9 जुलाई 2020 को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी की पुलिस उसे वापस कानपुर ला रही थी। इसी बीच गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिसकर्मी का बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी में कभी आतंक का दूसरा नाम रहा कुख्यात अनिल दुजाना लंबे वक्त बाद जेल से बाहर आया और बाहर आते ही उसने अपनी आपराधिक गतिविधि फिर से शुरू कर दी। लेकिन मई 2023 में मेरठ पुलिस और अनिल दुजाना के बीच एनकाउंटर हुआ और उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। पश्चिमी यूपी का अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा भी गैंग वॉर की भेंट चढ़ गया। लखनऊ के सिविल कोर्ट में जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती कभी भी। ये हमारे कानून में एक अधिकार होता है सेल्फ डिफेंस का, कि जब भी, और ये केवल अधिकार खाली पुलिस को प्राप्त नहीं है, एक आम जन को भी प्राप्त है। जब भी कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई क्रिमिनल किसी की जान लेने का प्रयास करता है, किसी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का प्रयास करता है, तो सेल्फ डिफेंस में उसको भी उतना अधिकार होता है कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो जब भी जो कोई पुलिस पे गोली चलाएगा अपराधी, तो पुलिस को कानून ने अधिकार दिए हैं कि अपनी रक्षा करने के लिए वो भी जवाबी फायरिंग करे। और जवाबी फायरिंग में कोई मारा जाए तो आदमी, तो वो एक लीगल उसमें आता है और उसकी भी समीक्षा होती है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी बाकायदा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। मुन्ना बजरंगी के नाम से एक समय पूरा यूपी कांपता था, लेकिन इस माफिया का अंत भी उसी तरह हुआ। मुन्ना को 2018 में बागपत जेल के अंदर गोलियों से भून दिया गया। 2018 में उसे झांसी से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उसी साल जेल में ही सुनील राठी ने गोलियों से भूनकर मुन्ना की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में एक एक कर माफिया का सफाया होता रहा। विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, संजीव जीवा समेत तमाम छोटे बड़े माफिया या तो कानून के शिकंजे में फंसकर सलाखों के पीछे चले गए या कई गैंगवार की चपेट में भी आ गए। हालांकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी का भी असर दिखा। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो माफिया राज योगी ने किया साफ। इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।